नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनी और शो का नाम है लाउड स्पीकर अरेस्ट। और लाउड स्पीकर अरेस्ट में आज जो अरेस्ट हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूं। ये जो शख्सियत आज हमारे लाउड स्पीकर 90 FM के लाउड स्पीकर अरेस्ट में अरेस्ट हुए हैं उनका नाम है विनय कुमार पांडे, जो कि पेशे से एक एडवोकेट हैं। लेकिन एडवोकेट हैं, ये इसमें स्पेशलाइजेशन तो है ही, लेकिन उसके पीछे लाउड स्पीकर अरेस्ट में अरेस्ट होने के पीछे मैं आपको कारण बताती हूँ। जो यूपी के थाने हैं वहाँ पे जो अगर आप सीसीटीवी कैमरास देख रहे होंगे तो वो सिर्फ सर की देन है। इसके पीछे सर ने काफ़ी संघर्ष किया है और संघर्ष की देन है कि जो थाने हैं वहाँ पे कैमरास इंस्टॉल हो गए हैं। सर, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और स्वागत है आपका लाउड स्पीकर 90 FM। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपने इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में, प्रोग्राम में, जो आपका लाउड स्पीकर अरेस्ट है, आपने मुझे इसमें मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं समाज के प्रति जो मेरा वर्क है, जो मेरा गिलहरी का प्रयास है, उन बातों को मैं आपके बीच में रख सकूँ। सर, अभी तक आपने बहुत सारे अभियुक्तों को आपने अरेस्ट कराया होगा। आज लाउड स्पीकर अरेस्ट में अरेस्ट होकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये अरेस्ट होना हर व्यक्ति चाहेगा और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपके इस लॉकअप में जो आपका लाउड स्पीकर अरेस्ट है, मुझे अरेस्ट किया गया है। और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसे काम करूँ कि मुझे हर बार अरेस्ट किया जाए, क्योंकि आज मेरी पहली अच्छाई, जिसको आपने सोशल एक्टिविटीज़ के रूप में आपने मुझे यहाँ बुलाया है, तो मैं आपका एक कैदी तो हूँ, लेकिन मुझे इस कैद में और इस कैदी होने का जो मुझे सुख मिल रहा है, आज मुझे लग रहा है कि जो मैंने छोटा सा काम किया था, प्रयास किया था, इस कैद में आने के बाद मुझे असली आज़ादी आज मिली है। सर, आपने काफ़ी अच्छे काम किए, जिनमें से एक काम आपका है कि जो सीसीटीवी कैमरास हैं, आपने थानों पे सीसीटीवी कैमरास लगवाएं। इसके पीछे की कहानी क्या थी, कैसे किया आपने? ये आपका क्वेश्चन $1,000,000 क्वेश्चन है। मैम देखिए, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। मेरा नाम विनय कुमार पांडे एडवोकेट है और मैं लगभग 20 साल से मैं एज ए लॉ प्रैक्टिशनर हूँ और मैं महाराजगंज के सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं छोटे से ज़िले में हूँ। इंडो नेपाल बॉर्डर का सबसे लास्ट ज़िला माना जाता है। हम लोग तराई बेल्ट के हैं, जहाँ पे एजुकेशन फैक्टर बहुत ही कम है। लेकिन मैडम, चूँकि हमारे घर की परवरिश या मेरा जो हमारे घर का जो माहौल था कि मेरे यहाँ सभी सारे लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, लिहाजा व्यक्ति को अपने नो योर राइट्स जानने चाहिए। मैडम, जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि सीसीटीवी कैमरा के बारे में, तो ये क्वेश्चन सुन के थोड़ी से मैं फ्लैशबैक में जाके मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि सन 2015 में मैंने एक RTI लगाया था। तो उस RTI में मुझे ये पता चला, और RTI किसके अकॉर्डिंग था, मैंने RTI DGP उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को संबोधित करते हुए मैंने एक RTI लगाया सामान्य सा कि क्या उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों में जो कस्टोडियल डेथ हुए हैं उसका मुझे आंकड़ा आप हमें RTI से प्रदान कीजिए। DGP महोदय ने उत्तर प्रदेश के समस्त थानों के थानेदारों को यह निर्देशित किया कि विनय कुमार पांडे की RTI के जवाब में जहाँ जहाँ भी कस्टोडियल डेथ हों, मतलब जहाँ जहाँ पे पुलिस हिरासत में मौतें हुई हों, उसका एक डेटा हमको दिया जाए। मैंने देखा कि मेरे घर हर 2-3 दिन पे सैकड़ों की संख्या में चिट्ठियाँ आती रहती थीं। तो मैंने जब उसको देखा तो पता चला कि 2015 में 2,500 मौतें कस्टोडियल डेथ हुई थी, जो पुलिस अभिरक्षा में मौतें साबित कर रही थी। मीन्स कि थानों में जो पुलिस का जो इंचार्ज है, SHO है, दरोगा है, उसके द्वारा लोगों को टॉर्चर करके मारा गया है। ये सिर्फ 2015 की बात है? 1 साल की बात है? ये 2015 की बात है। उसके पीछे हो सकता है कि ये भयावह आंकड़ा हो, लेकिन जो डाटा मेरे पास 2015 का आया उसमें 2500 मौतें ये पता चला। फिर उसके बाद एक वाक़या ये ऐसा हुआ कि मेरे घर के सामने कोतवाली है, कोतवाली महाराजगंज। मैं जब भी निकलता था तो मैं देखता था कि वहाँ पे सबके सामने पुलिस वाले जो है किसी को भी लाठी से पीटते थे, मारते थे, गाली देते थे। जब ये पता चलता था कि थानों में इस तरह का बर्ताव होता है, तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं टॉर्चर शब्द कहीं है नहीं, अब किसी भी व्यक्ति को किसी की गरिमा का हनन करने का कोई राइट नहीं है। एक आम आदमी हमेशा अपने डिग्निटी और अपने गरिमा के साथ जीना चाहता है और भारतीय संविधान भी चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी गरिमामयी जीवन को जी सके और राज्य सत्ता की जिम्मेदारी है कि व्यक्ति की डिग्निटी को कायम रखे। लेकिन जब मैं देखता था तो मुझे लगा कि इस पे मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने जब सर्च किया गूगल पे तो पता चला कि
ब्रिटेन में एक प्रणाली आई थी कि वहाँ के थानों में भी कस्टोडियल टॉर्चर की संख्या और डेथ की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो ब्रिटेन में सीसीटीवी कैमरा जो है कि थानों में लगाए गए थे और वहाँ पे उसकी वजह से 70% कस्टोडियल डेथ, टॉर्चर और रेप और डेथ में कमी आई थी। तो चूँकि सीसीटीवी कैमरा का इजाद भारतवर्ष में 1990 में हो गया था, लिहाजा आईटी एक्ट के कानून के सेक्शन के तहत हमारे यहाँ भी सीसीटीवी कैमरा को लगाने की परमिशन भारत सरकार ने दे दी थी। इसी से एग्रिप्ट होकर कि थानों में इस तरह के बर्ताव होते हैं, हमारे रिलेटिव के साथ भी हुए, जनता के पब्लिक के साथ ऐसे होते थे। तो मैंने सोचा कि इसका एक सुधारात्मक कदम कैसे उठाया जाए। हमने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सन 2015 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 226 जो आप राज्य सरकार के अधिकारिता के अंदर हाई कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत दाखिल कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास संसाधन कम था, मेरे पास सीमित लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो मैंने आर्टिकल 226 के तहत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का दरवाज़ा खटखटाते हुए पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से मैंने एक जनहित वाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन विनय कुमार पांडे एडवोकेट वर्सेस डीजीपी एंड 3 अदर्स को पार्टी बनाते हुए मैंने एक पीआईएल फाइल किया और 2015 में ये पीआईएल फाइल करने के बाद सन 2017 में चीफ जस्टिस डीबी भोसले और एमके गुप्ता की खंडपीठ ने 6 दिसंबर 2017 को एक मैंडमस, जिसको हिंदी में परमादेश कहा जाता है, जारी किया कि उत्तर प्रदेश के समस्त पुलिस थानों में, उस समय 1526 पुलिस थाने थे, वर्तमान में 1535 पुलिस थाने हैं, आदेश किया कि सारे थानों में ईच रूम एंड ईच कॉरिडोर एंड आल्सो लॉकअप के पास सीसीटीवी कैमरे, जिसको क्लोज सर्किट कैमरा कहा जाता है और जिसको थर्ड आई भी कहा जाता है, तीसरी आंख भी कहा जाता है, लगाने का आदेश किया। 6 दिसंबर 2017 के बाद मैंने तुरंत 2018 में मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल किया, क्योंकि कोर्ट के आदेश का अनुपालन शायद राज्य सरकार ठंडे बस्ते में डाल सकती थी कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए। मेरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पेंडिंग है। बड़े सुखद बहुत सुखद ये पल है और मुझे कहने में बहुत अच्छा भी लग रहा है कि अभी कुछ महीने पहले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक कैबिनेट की मीटिंग में 1535 थानों के लिए 144.90 करोड़ रुपया रिलीज करते हुए यह आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश के 1535 थानों में क्लोज सर्किट टीवी कैमरे ईच रूम एंड ईच कॉरिडोर में लगाए जाएँ। तो अभी तक कितने में लग गया होगा लगभग? आपको तो ये सारी जानकारियाँ होंगी। मैडम, उत्तर प्रदेश में 1535 पुलिस थाने इस समय काम कर रहे हैं और 1535 पुलिस थानों के लिए हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो बजट पास किया है और सफिशिएंट बजट पास किया है, सारे पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, बखूबी काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमने जो पीआईएल फाइल किया था उसमें एक आदेश हुआ था कि सारे थाने अपने कैमरों की रिकॉर्डिंग जो डेटा प्रिजर्व करेंगे वो कम से कम 1 महीने और साथ ही साथ 1 साल तक का भी डेटा उनके पास रखना होगा, लेकिन कम से कम 1 महीने का डेटा उनको रखना है। कोई भी जनता जनार्दन, कोई भी आम व्यक्ति आरटीआई से उस थाने की फुटेज को प्राप्त कर सकता है, उसकी ये राइट्स है। अच्छा, इसको पीआईएल को आपको दाखिल करने में या इसको क्रियान्वयन में लाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी? मैडम, देर आए दुरुस्त आए और जब जागे तभी सवेरा। किसी भी काम को करने में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमें लगता है कि अगर व्यक्ति का नीयत और व्यक्ति का डेडिकेशन उस काम के प्रति सही तरीके से है और व्यक्ति के मन में यह जुनून हो कि इस काम को हम कर सकते हैं। स्पेशली जनता जनार्दन के काम के लिए अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो मुझे लगता है कि उसको फॉलो भी कंसर्न कोर्ट करती भी हैं। मुझे एक बार ये दिक्कत हुई कि हम इलाहाबाद से आ रहे थे, रोडवेज की बस थी
और पैरवी करके जब हम आ रहे थे तो मेरी रोडवेज़ की बस पलट गई थी और दैव संयोग से मेरी जान बची। इस बात को मैंने अपने घर पे कभी बताया नहीं, क्योंकि अगर हम बताते तो हो सकता था कि मुझे पैरवी करने में रोका जाता या कठिनाइयाँ आती। लेकिन मैंने जीवन और मृत्यु के संकट को कि ईश्वर के हाथ में है, मैंने उनको हाजिर नाजिर करते हुए और मैंने खुद को एक निमित्त मानते हुए कि मुझे इस काम को करना है, क्योंकि अगर हम नहीं जाते तो शायद आम व्यक्ति को जाने में, सोचने में, क्योंकि मैं लॉयर हूँ, मुझे अपने कानून की जानकारी का थोड़ा बहुत ज्ञान है। आम आदमी चाह के भी नहीं जा सकता क्योंकि उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के, जबकि ऐसे काम के लिए मैं जीवन अपना 7 जन्म तक की ज़िंदगी मैं दांव पे लगाना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे काम बड़े भाग्य से मिलते हैं। और इस काम को करने के लिए अगर भगवान ने मुझे भेजा है या मेरे हाथ से हुआ है तो यह मेरा परम सौभाग्य है। मुझे कोई भी दिक्कत भी अगर हुई, जान खतरे में भी पड़ी, तो मुझे इसका कोई गम नहीं है। मैंने जिस मिशन में काम किया था उसमें मुझे सफलता मिली, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, आपके इस मिशन के ही बदौलत आज बहुत सारे 1535 थानों में अब सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्राविधान आया है। सर और भी बहुत सारे काम किए आपने। अभी पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी पे भी काम कर रहे हैं। ये पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी है क्या और कैसे वर्क कर रहे हैं आप इसमें? मैडम देखिए, अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैडम, सीसीटीवी कैमरे लगने से अब यही होगा कि थानों में जो कस्टोडियल टॉर्चर, डेथ, रेप या मिसबिहेव में कमी आएगी। होता क्या है मैडम कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति के घर कोई पुलिस वाला जाता है तो उस परिवार में थोड़ी चिंता होती है, और शायद उस पुलिस वाले के आने से उस परिवार में एक घबराहट और एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। उसको यह लगता है कि कहीं कोई घटना है जिसमें पुलिस हमसे पूछताछ करने के लिए आई है, या हमें हो सकता है कि उठा लिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है मैडम कि बहुत कहीं भी अर्बन एरिया में, चाहे रूरल एरिया में, कभी कोई ऐसा दरोगा, सिपाही, कांस्टेबल, एसएचओ किसी आम आदमी के साथ गुंडई या उनका जो रवैया होता है उस आम आदमी के प्रति, तो वह आम आदमी का टॉर्चर करते हैं और कभी कई ऐसा होता है कि फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी कोशिश करते हैं। एक आम आदमी सोचता है कि उसकी शिकायत हम उसके पंक्ति से ऊपर के अगर अधिकारी से करेंगे तो हो सकता है कि उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई हो। लेकिन मैडम, जो सच्चाई है कि अगर हम पुलिस की शिकायत पुलिस से करेंगे तो 99% केसेस में सुनवाई नहीं होती है। वहाँ पे लालीपाप दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आपकी जांच होगी, और जिसकी मैंने शिकायत की है, जिस सिपाही, दरोगा, कांस्टेबल, एसएचओ की, वह उल्टे और हमारा दुश्मन बन जाता है। तो आम आदमी जब पुलिस के टार्चर को सहता है और उसके पास पुलिस की शिकायत करने का कोई प्रकोष्ठ नहीं है, तो वह हाथ पे हाथ रख कर और मन महसूस के रह जाता है कि काश कोई ऐसा सिस्टम होता कि हम उसकी शिकायत कर पाते। तो मैडम, मैंने ये भी सोचा कि हम अगर कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को पब्लिक डोमेन में, थाने में या कहीं भी टॉर्चर करता है, उसके घर में घुस के उसके साथ अत्याचार करता है, इसकी शिकायत हम कहाँ करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता चला था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में हम शिकायत करते हैं, या तो रजिस्ट्री के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से या जैसे भी माध्यम से। तब तक देर हो चुकी रहती है। इंस्टेंट एक्शन के लिए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन होना राज्य में ज़रूरी है। मैंने जब सर्च किया तो पता चला कि हमारे पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने 2006 में एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था। उससे पहले और प्रकाश सिंह एक आइडियल पर्सन हैं सोशल एक्टिविस्टों के लिए, मेरे लिए भी, और मेरे लिए भी वह एक आइडियल पर्सन है। जब मैंने उनको पढ़ा तो पता चला कि 2006 में उन्होंने पुलिस रिफॉर्म के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया था, जिसमें ये सारी चीज़ें आई थीं। तो मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पीआईएल को कोट करते हुए राज्य सरकारों को ये डायरेक्शन दिया था कि आप अपने यहाँ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन करेंगे। ये मामला कब का है? 2006 का। 2006 से लेके 2022 तक, आज तक पीसीए का गठन केवल भारतवर्ष के 2 राज्यों में हुआ है, 3 राज्यों में हुआ है। एक छोटा सा कोस्टल इलाका है जिसको कहते हैं
गोवा दमन दीव, दूसरा हरियाणा में हुआ है और तीसरा दिल्ली में हुआ है। भारतवर्ष के मतलब कई राज्यों में केवल 3 राज्यों में ही पीसीए का गठन हो पाया है, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य जिसकी आबादी लगभग 30 करोड़ है, यहाँ ये मामला अभी ठंडे बस्ते में पड़ा था। इसी संदर्भ को लेते हुए, इसी बात को लेते हुए मैंने पुनः 2021 में एक पीआईएल फाइल किया, विनय कुमार पांडे बनाम एडवोकेट बनाम डीजीपी एंड अदर्स। इसमें मैंने राज्य सरकार को यह याद दिलाया कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने जब डायरेक्शन राज्यों को दिया था कि आप पीसीए का गठन अपने राज्य में करेंगे, तो आज तक क्यों नहीं हुआ। तो पीसीए का पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का जब गठन होगा तो उत्तर प्रदेश के राज्य स्तर पर लखनऊ में इसकी एक स्टेट कंप्लेंट अथॉरिटी होगी। अब प्रत्येक ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होगी, जिसमें 2 समाजसेवी, 2 रिटायर्ड जज, कुछ महिला एक्टिविस्ट, जिनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होगा कि ये पुलिस को समनिंग, पुलिस को सम्मन, वारंट, उनके खिलाफ जुर्माना, जिससे कुछ कोरोजिव एक्शन करते हुए पुलिस को ये लगे कि हाँ, अगर हम किसी आम आदमी को टॉर्चर करते हैं, उसकी डिग्निटी का हम ख्याल नहीं रखते हैं, उसकी गरिमा का हम हनन करते हैं, तो वह कंप्लेंट अथॉरिटी उसको तलब करके उनको दंडित कर सकती है। सर, आप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन कराने का सोच रहे हैं, थानों में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया आपने, तो सर आपको पुलिस के खिलाफ कहें एक तरफ से, तो पुलिस के खिलाफ लड़ते हुए डर नहीं लगा, क्योंकि पुलिस से ही आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मैडम, मैं एक लायर हूँ और लायर जो होता है, एडवोकेट जो होता है, उसे कानून की जानकारी होती है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो व्यक्ति इसको जान जाता है वो किसी से नहीं डरता है। मैडम, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, न किसी डिपार्टमेंट से है, मेरी लड़ाई सिस्टम से है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक विभागों में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। मैं सैल्यूट करूँगा पुलिस विभाग के उन जवानों को भी जिन्होंने अपनी जान पे खेल के अपनी वीरता का परिचय देते हुए हमारे राज्य के हार्डकोर अपराधियों को ख़त्म भी किया है, खात्मा भी किया है और हमारी सुरक्षा भी कर रहे हैं। हमें उन व्यक्तियों से घृणा और नफ़रत है, उस डिपार्टमेंट के लोगों से जो वर्दी पहनकर आम आदमी की गरिमा का, आम आदमी के भावनाओं को, आम आदमी के सेंटिमेंट से, आम आदमी की पॉवर्टी का खुलेआम मजाक उड़ाते हैं और अपनी वर्दी का दुरुपयोग करते हैं। मेरी लड़ाई सिस्टम से है, ना तो मैं पुलिस का ना किसी विभाग का मैं विरोधी हूँ। मैंने सिस्टम को जगाया है, मैंने सिस्टम को एक्टिवेट किया है, लोगों को अवेयर किया है। मेरा काम ये कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने राइट्स अगर पता हैं तो उनको अपनी ड्यूटीज़ भी पता होना चाहिए। और भारतवर्ष में टार्चर के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष एक आज़ाद मुल्क है, हमारा ये डेमोक्रेसी है। प्रत्येक व्यक्ति को आर्टिकल 21 देह एवं प्राण एवं स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। राइट टू लिबर्टी का अधिकार आर्टिकल 21 में है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्र ज़िंदगी को जी सकता है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे पुलिस को हो, चाहे किसी विभाग का हो, उसको उसकी लाइफ में इंटरफियर करने का, उसको टार्चर करने का कोई राइट्स नहीं है। इसी को लेकर मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहता हूँ और मैं सिस्टम को जगाने का काम करता हूँ। तो बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं आप। अभी लाउड स्पीकर अरेस्ट में जो बारी है वो जनता के सवालों की बारी। हमारे पास कुछ सवाल है, मैं आपसे वो पुट अप करूंगी एंड आपको उसके आंसर करने होंगे। एकदम। सर, पहला क्वेश्चन है, आरटीआई क्या है, इसे फाइल कैसे कर सकते हैं और कौन कर सकता है इसे फाइल? मैडम, ये आरटीआई जिसको हिंदी में कहते हैं सूचना का अधिकार, और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का ये बना हुआ कानून है। प्रत्येक व्यक्ति को भारतवर्ष के किसी भी विभाग से, डिपार्टमेंट से सूचना प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा ये वेपन है, जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत कोई भी भारत का नागरिक सूचना मांग सकता है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट करप्शन पे, ट्रांसपेरेंसी पे पड़ा है। जैसे सपोज दैट किसी गांव में कितना पैसा गांव के विकास के लिए आया, एक गांव का आम व्यक्ति भी आरटीआई लगाकर संबंधित प्रधान सचिव के खिलाफ ये जानकारी ले सकता है कि गांव में पैसा कितना आया विकास के माध्यम के लिए और कितना पैसा खर्च हुआ। ये बाउंडेड हैं कि
संबंधित विभाग का अधिकारी उस सूचना को उस व्यक्ति को मुहैया कराएगा। अगर नहीं कराता है तो 30 दिन के अंदर अगर वो व्यक्ति अपील कर देता है राज्य सूचना आयोग को, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ FIR हो सकता है, उसके खिलाफ जुर्माना लग सकता है, उसको खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा हथियार है और भारतवर्ष के लिए ये बहुत ही सुधारात्मक कदम है। प्रत्येक व्यक्ति को इससे उसकी राइट्स और भी मजबूत होगी और भारत का प्रत्येक नागरिक अपने को और भी लोकतांत्रिक होने का, व्यक्ति होने का गौरवान्वित महसूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PIL क्या होता है? मैडम, PIL जो होता है इसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में, जिस राज्य का वह निवासी हो, या भारतवर्ष के किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति हमारे सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत, और राज्य का निवासी अपने संबंधित हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत किसी जनता जनार्दन या किसी पब्लिक जो हमारा मास है उससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन को, उससे संबंधित मुद्दों को जनहित या जनहित वाद के माध्यम से उस मुद्दे को हाई कोर्ट में दाखिल करके और पूरे उस समाज के एडवांटेज के लिए वहाँ से ऑर्डर पास करा सकता है। सपोज दैट किसी व्यक्ति को और ये लगता है कि जो हमारे भारतवर्ष, उत्तर प्रदेश में जो इस समय डेयरी या दूध की जो बातें होती हैं कि यहाँ पे दूध की नदियाँ बह रही हैं, जैसा कि ये जानकारी है कि हमारे यहाँ जो गौ पशु हैं या जो हमारी जो हैं गोवंश हैं ये कम हैं और उससे ज़्यादा हमारे यहाँ दूध की खपत है। मीन्स ये हुआ कि यहाँ सिंथेटिक दूध की निश्चित है कि यहाँ पे मात्रा यहाँ पे बनाया जाता होगा। अगर कोई व्यक्ति इसके लिए चाहे तो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के ये कह सकता है कि जब यहाँ पे प्रोडक्शन इतने लीटर था और उससे ज़्यादा पे दूध और मिठाइयाँ यहाँ पे बिक रही हैं, मीन्स कहीं न कहीं ये सिंथेटिक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं लोग, तो इस पे भी PIL लोग दाखिल कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो मतलब जनता से जुड़े मामलों को, जनता के जुड़े स्वास्थ्य के मामलों से, शिक्षा के मामलों से, या उससे जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों से कोई भी व्यक्ति समाज के एडवांटेज के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है और अगर उसकी PIL में दम है तो निश्चित है कि समाज का उसके फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्या नाबालिग को थाने में बुलाया जा सकता है? नाबालिग को थाने में नहीं बुलाया जा सकता। अगर बाई दी वे अगर नाबालिग को थाने पे बुला भी लिया गया तो वहाँ पे एक बाल कल्याण अधिकारी और एक दरोगा के पंक्ति का अधिकारी, एक महिला पुलिस जो कि वर्दी में नहीं रहेंगे, उसके साथ एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर देने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि जो भारतीय संविधान कहता है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और जो हमारा कानून कहता है कि किसी भी नाबालिग को थाने में नहीं बुलाया सकता है, ये प्रोहिबिटेड है। अगर कोई अधिकारी इसको बुलाता है तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है तो क्या करें? देखिए, बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है। पुलिस कस्टडी में मौत का मतलब हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ये गाइडलाइन है कि अगर किसी व्यक्ति की कस्टोडियल डेथ होती है तो तत्काल इसकी जांच SDM को करना होगा। 100 की जो बॉडी है उसकी पोस्टमार्टम वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी होगी। संबंधित थाने के SHO को, दरोगा को जो उसमें लायबल पाए जाते हैं उनको तत्काल सस्पेंड किया जाएगा और साथ ही साथ इसकी गहन जांच करके संबंधित अधिकारी के खिलाफ FIR किया जाएगा। अगर ये सस्पेक्टेड मामला है तो इसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी और अगर मामला कस्टोडियल डेथ का है तो इसमें जो लोग दोषी हैं उनको एक्यूज की तरह ट्रीट करते हुए उनके खिलाफ FIR होगा और उनका ट्रायल चलेगा और जैसे बाकी लोगों का कन्विक्शन होता है उनका भी कन्विक्शन होगा और साथ ही साथ जो मृतक है उसके परिवार को कंपनसेशन भी देने की इसमें मानवाधिकार आयोग के गाइडलाइन में है और लोगों को मिलता भी है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पुलिस किसी निर्दोष को थाने में ले जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है या लॉकअप में डालती है तो उसके गुडविल पे भी असर होता है, समाज में उसकी इज्जत भी कम होती है, एक धब्बा सा लग जाता है, तो ऐसे में क्या रास्ता होता है? क्या पुलिस के खिलाफ भी हम जा सकते हैं? एकदम जा सकते हैं। अगर किसी भी आम आदमी को, इनोसेंट व्यक्ति को किसी झूठे मामले में थाने में बुलाकर उसको अपमानित, प्रताड़ित या टॉर्चर किया जाता है
तो वह आम व्यक्ति अपनी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कर सकता है, संबंधित पुलिस के उच्चाधिकारियों को कर सकता है, साथ ही साथ ऑनरेबल कोर्ट में इस केस को अपने साथ घटित घटना को कोर्ट में भी 156(3) के मुकदमे में या कंप्लेंट के मुकदमे में संबंधित पुलिस कर्मचारी अधिकारी को वहाँ पे बुला सकता है, दंडित करवा सकता है। लेकिन चूँकि अभी उत्तर प्रदेश में जहाँ हम निवास करते हैं, अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं डेवलप हो पाया कि जिसमें इंस्टेंट उस व्यक्ति को रिलीफ मिले। इसी को लेकर मैंने पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के गठन के लिए माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का दरवाज़ा खटखटाया है। अगर ये पीसीए का गठन उत्तर प्रदेश में हो जाता है तो जो आपने क्वेश्चन किया है मुझसे कि आम आदमी को उसको क्या राइट्स हैं या कैसे उसको इससे बचाव मिलेगा, तो पीसीए के गठन से आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। आम आदमी अगर पीसीए में शिकायत करता है तो संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पुलिस पे मानहानि का मुकदमा किया जाता है तो क्या उस पर मुआवजा मिलता है? मैडम देखिए, पुलिस का काम है किसी भी अपराध के गठित होने के बाद या अपराध हो जाने के बाद उसमें एफआईआर दर्ज करना और उसकी इन्वेस्टिगेशन करना। अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को पुलिस ने गुनाहगार बनाकर कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी और उस व्यक्ति को अगर सज़ा हो गई, बाद में री इन्वेस्टिगेशन में या ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर पुनः अगर उसकी जांच हुई और उसमें वह व्यक्ति निर्दोष साबित हुआ, तो निश्चित है कि माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट से या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से उस व्यक्ति को 100% कंपनसेशन दिया जाएगा और साथ ही साथ जिसने उसको फर्जी मुकदमे में फंसाया था उसके खिलाफ मानहानि का केस 100% उसके खिलाफ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रैक्टिशनर जो वकील हैं उनसे केस हैंडल कराना सही होता है? देखिए, एक व्यक्ति को कानून की जानकारी नहीं होती है। इनोसेंट व्यक्ति और जो लॉ नोइंग पर्सन है उसमें बहुत ही अंतर है। जो प्रोफेशनल होते हैं, जिन्हें कानून की जानकारी होती है, वह अपने बातों को व्यवस्थित तरीके से कोर्ट में रख सकते हैं। तो एक आम आदमी को कभी भी अगर उसको लगता हो कि सिस्टम से वह लड़ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए कोर्टें बनी हुई हैं जहाँ पे आप पेड लॉयर भी रख सकते हैं, जिसको आप फीस दे के भी रख सकते हैं। साथ ही साथ सबसे अच्छी व्यवस्था गवर्नमेंट की हुई है कि सारे कोर्टों में भारतवर्ष के एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसको कहा जाता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। उस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, DLSA। कोई भी व्यक्ति वहाँ से लॉयर निःशुल्क हायर करके और लीगल एड की सहायता लेकर अपनी समस्या को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई वकील किसी मुकदमे को लंबा खींचता है तो क्या करें? मैडम, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही सारगर्भित है और आज के परिवेश में ये सही भी है, लेकिन हम यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करना चाह रहे हैं। आपको पता होगा कि भारतवर्ष की आबादी, इंडिया की आबादी 130 करोड़ है और प्रत्येक 9 लाख की जनसंख्या पर केवल 3 जज हैं। तो जब तक कोर्टों में जजों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, पेंडेंसी बढ़ेगी और इस तरह के मुकदमे अगर आज के जो जज हमारे वर्क कर रहे हैं कोर्टों में, अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो 200 साल लगेंगे उस मुकदमों को ख़त्म होने में। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कोर्टों की संख्या बढ़ाई जाए, जजों की संख्या बढ़ाई जाए और लोगों को अवेयर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई अभियुक्त है तो उसके क्या क्या राइट्स होते हैं? किसी भी अभियुक्त को भारतीय संविधान ने और भारतीय कानून ने बहुत ही CRPC में बहुत ही राइट्स मिले हैं। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है अभियुक्त के रूप में और उसे थाने ले जाती है, तो अभियुक्त को सबसे पहला अधिकार है अपने लॉयर से मिलने का। दूसरा अधिकार है अपने परिवार वालों को फ़ोन करने का। तीसरा अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक लॉकअप में नहीं रखा जाएगा। 24 घंटे के बाद उसको ऑनरेबल कोर्ट में पेश करना होगा। इसके बाद क्या होता है, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद
किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और भी राइट्स जान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होकर थाने में आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मेडिकल चेकअप होगा। अगर उसके बाद उसके शरीर पे ज़ाहिरा चोटें आती हैं तो ये माना जाता है कि पुलिस ने उसको टॉर्चर किया होगा, इसलिए उसका मेडिकल चेकअप होता है। उसके बाद उसको लॉयर से मिलने का राइट है, अपने घर वालों से फ़ोन करने का राइट है। उसके बाद उसको वहाँ राइट टू फूड, वहाँ उसे अच्छे से खाना खिलाया जाएगा, लॉकअप में अच्छे से रखा जाएगा, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा और 24 घंटे से अधिक उसको वहाँ डिटेन नहीं किया सकता, क्योंकि ये NHRC और CRPC में व्यवस्था है कि 24 घंटे से अधिक किसी भी व्यक्ति को आप हिरासत में नहीं रख सकते, उसको मजिस्ट्रेट के यहाँ आपको प्रोड्यूस करना होगा। ओके, थैंक यू सो मच सर इतने सारे इन्फॉर्मेशंस देने के लिए, और वी होप कि आप और भी बहुत सारे काम करें और अच्छे अच्छे काम करें। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर कि आपने मुझे बुलाया, और इसके लिए मेनी थैंक्स टू यू। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट विनय कुमार पांडे जी, जो कि यूपी के थानों में CCTV कैमरास लगवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और भी बहुत सारे ये काम कर रहे हैं। ऐसे ही और भी शख्सियत के साथ हम आपको और मुलाकात कराएंगे, लेकिन अगर आपके नॉलेज में कोई है जो कि लाउड स्पीकर अरेस्ट में अरेस्ट होने लायक है तो कृपया अगर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर नंबर नोट कर लीजिए 9005700490। इस पर जाके आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और सुनते रहिएगा लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।